प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं मणिकांत इंग्लिश पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं हूं मणिकांत मणि। इस वीडियो में मैं आपको स्टडी ऑफ वर्ब वॉल्यूम डी के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं। आप इसका क्रमशः अध्ययन करें। काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार। और क्रिया के दो प्रकार होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया और दूसरा फुल वर्ब मुख्य क्रिया। तो आपने पीछे देखा कि हेल्पिंग वर्ब के शब्दों की संख्या 24 है और ये इज से लेकर के उड तक है। और जो फुल वर्ब हैं मुख्य क्रिया, इनके शब्दों की संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती है, जैसे पढ़ना लिखना इत्यादि। तो यहाँ पर हम लोग इसके परिभाषा के बारे में जानेंगे। परिभाषा है सहायक क्रिया की, जो क्रिया वाक्य बनाने में मुख्य क्रिया को सहायता प्रदान करता हो। और फुल वर्ब क्या होता है? जो वर्ब वाक्य में मुख्य रूप से कार्य करता हो। अर्थात यह हुआ कि ये जो सहायक क्रिया है, ये सहायक रूप से कार्य करता है वाक्य में, और ये मुख्य रूप से। वो किस तरह से, आप नीचे के उदाहरण में यहाँ देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ही इज़ राइटिंग ए लेटर। ही इज़ राइटिंग ए लेटर में राइटिंग जो है वो फुल वर्ब है, क्योंकि राइटिंग का जन्म राइट से हुआ, लिखना से, और वह एक फुल वर्ब है। और ये फुल वर्ब यहाँ अकेले वाक्य बना लेने में समर्थ नहीं है, इसलिए इज आकर इसकी सहायता करता है। तो इज सहायक रूप से कार्य कर रहा है और राइटिंग मुख्य रूप से, तो इसलिए इज जो है वो सहायक क्रिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो फुल वर्ब है, इस वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। यहाँ पर काइंड्स लिखा हुआ है, मैं इसे आगे बढ़ा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। जो फुल वर्ब है वे 5 फॉर्म्स में बटे हुए हैं, V1, 2, 3, 4 और 5। और ये इसका अंग्रेजी नामकरण किया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ दिया हुआ है। तो फिर किस वर्ब को किस फॉर्म के नाम से जाना जाता है, आप देख सकते हैं। वर्ब 2 को इस फॉर्म के नाम से जाना जाता है, ईडी फॉर्म, ये 3 EN फॉर्म, ING फॉर्म, S या ES जो वर्ब 5 हैं, तो इन फॉर्म के नाम से इसे जाना जाता है। और जहाँ तक वर्ब बनाने के नियम हैं, तो वर्ब 1 बनाने के कोई नियम नहीं हो सकते हैं, होते हैं, क्योंकि ये जन्म के शब्द के रूप में है। और वर्ब 2 बनाने के लिए वर्ब 1 के अंत में DED, DET इत्यादि लगता है। और वर्ब 3 को बनाने के लिए वर्ब 1 के अंत में ये सब लगा दिए जाते हैं। और वर्ब 4 को बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि इसमें ING लगाया जाता है वर्ब 1 में। और V5 को बनाने के लिए वर्ब 1 में S या ES लगाया जाता है। आप इसे उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे ये प्ले लिखा हुआ है, प्ले मीन्स खेलना, तो इसका V2 बनाना है। तो V2 बनाने के लिए वर्ब 1 के अंत में ये सब लगा दिए जाएंगे। जैसे प्ले लिख कर हमने ED लगा दिया तो प्लेड हो गया, वर्ब 2 हो गया। लगाया तो बहुत चीज़ जाता है। तो इन सब बातों की जानकारी आगे दी हुई है, आप पहले सरल रूप में इसे समझें। यहाँ निर्देश है वर्ब 3 बनाने के लिए। जैसे प्ले वर्ब 1 है, उसमें ED लगाया गया है, तो ये वर्ब 3 बन गया। और V4 बनाने के लिए वर्ब 1 प्लस ING, तो प्ले प्लस ING, तो प्लेइंग V4 हो गया। V5 बनाने के लिए वर्ब 1 प्लस S या ES, तो प्ले वर्ब 1 है, इसमें हमने S लगा दिया,
तो इस तरह से यह प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज वर्ब 1 से वर्ब 2, 3, 4 और 5 बनता है। इसमें वर्ब 1 से 2 बनता है, 3 बनता है, 4 और 5 परंतु वर्ब 1 बनाने के कोई नियम नहीं होते हैं क्योंकि यह अपने जन्म के शब्द के रूप में है। जैसे प्ले मीन्स खेलना, तो प्ले का प्लेइंग बनाया जा सकता है आईएनजी जोड़ करके, लेकिन प्ले को नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि यह पहले से ही निर्मित शब्द है अपने जन्म के रूप में। तो पुनः फिर आगे देखेंगे। तो आगे है वर्ब 1, 2, 3, 4, 5 का अर्थ कैसे ज्ञात करेंगे। तो वर्ब 1 का अर्थ ज्ञात करने के लिए ये देखिए, वर्ब 1 में ता हूँ, ती हूँ, ये जो सफिक्स हैं ये लगेंगे, ते हैं, ते हो, और V2 में ये या था, ता था, वर्ब 3 में चुका, चुकी, चुके, रहा, रही, और वर्ब 5 में ता है, ती है। वो किस तरह से मैं नीचे दिखा रहा हूँ आपको। जैसे आप देख सकते हैं, ईट एक शब्द है, एक वर्ब का शब्द है, तो ईट का फॉर्म हुआ ईट, एट, इटेन, ईटिंग और ईट्स। तो अब ईट का अर्थ क्या हुआ, तो इसका अर्थ किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो आप देख सकते हैं, ईट मीन्स खाना, तो ना काट देंगे, शेष बच जाएगा खा। अब इस खा में इसको जोड़ देंगे, तो खा प्लस ता हूँ बराबर खाता हूँ। इसी तरह से खा प्लस ती हूँ बराबर खाती हूँ। तो खाता हूँ, खाती हूँ, खाते हैं, इस तरह से जोड़ते जाएंगे, खाते हो। तो ईट का मतलब हो गया खाता हूँ, खाती हूँ, खाते हैं, खाते हो। अब एट का मतलब क्या होगा, तो ना तो कटा हुआ है, यहाँ जो जीवित है खा, तो खा में या लगा देंगे, ये सफिक्स लगा देंगे, तो खा और यहाँ से या, तो खाया, फिर या था तो खाया था, फिर खाता था, फिर इटेन मीन्स क्या होगा, तो खा यही रहेगा। जैसे खा चुका, खा चुकी, खा चुकी, फिर इटिंग मीन्स तो यहीं से खा लेंगे, खा रहा, खा रही, खा रहे, और इट्स मीन्स खा यहीं से लेंगे, खाता है, खाती है, खाते हैं। तो इस तरह से हम वर्ब के शब्दों का हिंदी अर्थ ज्ञात कर सकते हैं। और हमने यदि इट के पांचों फॉर्म का हिंदी अर्थ ज्ञात कर लिया, जान लिया, तो इसी आधार से हम लोग प्ले राइट का भी अर्थ लगा सकते हैं। अब जैसे प्ले खेलना, तो ना काट देंगे, और खेल बच गया, तो इस तरह से हो गया खेलता हूँ, खेलती हूँ, खेलते हैं। प्लेड यानी खेला, खेला था, खेलता था। तो ये एक का अर्थ लगा लेने से सब का अर्थ ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे हम लोग अध्ययन करेंगे स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब के बारे में। स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब क्या होता है, आप यहाँ देख सकते हैं, ईट, एट, इटेन, ईटिंग और ईट्स। तो ये इसके 3 फॉर्म से मतलब है। लिखा हुआ है कि जिस वर्ब के तीनों रूप एक दूसरे से भिन्न हो और आंतरिक गठन मजबूत हो, जैसे ईट का दूसरा एट हो गया, एट हो से तीसरा हो गया इटेन, ये तीनों रूप एक दूसरे तीसरे से भिन्न है। इसका जो आंतरिक गठन है वह मजबूत है। तो जिसका आंतरिक गठन मजबूत होता है, जो जिसका तीनों रूप, दोनों रूप एक दूसरे से भिन्न होते हैं, तो ऐसे वर्ब स्ट्रॉन्ग वर्ब कहलाते हैं। और इसका दूसरा नाम इरेगुलर वर्ब भी होता है। ये अपने जो शब्द हैं इसके अंदर आंतरिक वॉवेल्स का चेंजिंग होता रहता है। और आप वीक वर्ब को देख सकते हैं, आप देख सकते हैं जैसे ये कट समान है और प्ले में ईडी लगा हुआ है, प्लेड, प्लेड। तो लिखा हुआ है जिस वर्ब का तीनों रूप एक समान हो। यहाँ तीनों रूप एक समान है, या डी या ईडी वाले वर्ब, ये जो ईडी या डी वगैरह लगते हैं, तो इसका जो आंतरिक गठन है एक दूसरे तीसरे से वो बहुत सरल है, कमज़ोर है। इसलिए ऐसे वर्ब को वीक वर्ब, कमज़ोर वर्ब
अर्थात रेगुलर वर्ब कहा जाता है। अब आगे हम लोग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप पुनः देख सकते हैं, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इट, एट, इटेन। और इंट्रांजिटिव वर्ब जैसे गो, ये तो इसका फॉर्म है। मुख्य रूप से इट हुआ ट्रांजिटिव वर्ब और गो हुआ इंट्रांजिटिव वर्ब। तो किस आधार पर ये ट्रांजिटिव है और किस आधार पर इंट्रांजिटिव हो जाते हैं, तो इसके लिए पहले आप अर्थ समझें। ट्रांजिटिव वर्ब का अर्थ हुआ सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का मतलब होता है वह क्रिया जो कर्म के साथ हो, सकर्मक, कर्म के साथ। तो आप क्रमशः देखें, लिखा हुआ है जिस वर्ब के बाद ओ फॉर ऑब्जेक्ट यानी कर्म आए, यदि वाक्य में कोई वर्ब आता है उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट आ जाता है कर्म, तो उस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया कहा जाएगा। जैसे देखिए आप, राम ईट्स ए मैंगो, ये एस प्लस बी प्लस ओ है, तो यह जो ओ है, ओ बराबर ऑब्जेक्ट हुआ, यह कर्म हुआ। क्यों? हम कैसे पहचानेंगे कि ए मैंगो ऑब्जेक्ट है या अदर वर्ड है? तो इसके लिए तो विशेष होते हैं नियम, परंतु मैं यहाँ आपको बहुत ही सरल तरीके से समझा रहा हूँ। अगर किसी वाक्य का पैसिव वॉइस बन जाए, जैसे राम इट्स ए मैंगो का यदि पैसिव वॉइस बन जाए, ए मैंगो इज ईटन बाय राम, तो यदि वाक्य का पैसिव वॉइस बन जाए तो दिया गया जो ओ है वो ओ फॉर ऑब्जेक्ट होगा, कर्म होगा। तो यहाँ पर राम इट्स ए मैंगो में इसका पैसिव वॉइस बन जाता है, इसलिए ए मैंगो ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट है तो ये कर्म है, और इट्स जो वर्ब हुआ वो अपने बाद अपने साथ कर्म को लाया, इसलिए यह वर्ब कर्म के साथ है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। यह क्रिया कर्म के साथ आया है। तो जो क्रिया कर्म के साथ आए उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब ठीक उसी तरह से, उसी सेंस में है कि यदि वर्ब के बाद ओ फॉर अदर वर्ड और कर्म आ जाए, ऑब्जेक्ट नहीं, कर्म नहीं। आप यहाँ देखिए, राम गोज होम, राम घर जाता है, इस वाक्य का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो जब पैसिव वॉइस नहीं बनेगा तो जो ओ आया है, ओ बराबर अदर वर्ड अकर्म हो गया, तो यह अकर्म हो गया। तो गोज ने अपने साथ किसको लाया? अकर्म को, यानी गोज जो है वो अकर्मक क्रिया हो गया। और अकर्मक क्रिया का हिंदी अंग्रेजी इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। तो इस तरह से इट एक ट्रांजिटिव वर्ब है और गो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट को लाता है और इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद अदर वर्ड को लाता है। अब ये अंतिम है, आप देख सकते हैं कि टेंस का चार्ज लिखा हुआ है। तो ये वर्ब 1 पे टेंस का चार्ज होता है और वर्ब 2 पर भी टेंस का चार्ज होता है। वर्ब 3 पे टेंस का चार्ज नहीं है और वर्ब 4 पे भी टेंस का चार्ज नहीं होता है, परंतु वर्ब 5 पे टेंस का चार्ज होता है। ये सब टेंस से रिलेटेड होते हैं। आप इसके नाम में भी देख सकते हैं। मैं आपको पहले नीचे दिखाता हूँ, उसके बाद फिर दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं नंबर, जो वर्ब 1 है वो प्लूरल नंबर में होते हैं, और वर्ब 2 पर नंबर का चार्ज नहीं है, 3 पर भी नहीं है, 4 पर भी नहीं है, लेकिन 5 पर सिंगुलर नंबर का चार्ज है। अर्थात वर्ब का 5वां रूप जो है वो सिंगुलर में होता है और वर्ब का पहला रूप प्लूरल में होता है। तो आपने यहाँ देखा टेंस का चार्ज। आप इस तालिका को आराम से देखिए। मैं इसे धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है। वर्ब 1 का नामकरण आप पढ़िए, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें टेंस लगा हुआ है, जिससे मतलब हुआ कि वर्ब 1 पे टेंस का चार्ज है। वर्ब 2 सिंपल पास्ट टेंस।
इसमें भी टेंस लगा हुआ है, इसका मतलब है इस पर भी टेंस का चार्ज है। V3 पास्ट पार्टिसिपल, टेंस शब्द की चर्चा नहीं है, अर्थात इस पर टेंस का चार्ज नहीं है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसमें भी टेंस नहीं है। और V5 प्रेजेंट टेंस, इसमें टेंस लिखा हुआ है। तो इससे यह साबित हो जाता है कि वर्ब 1, 2 और 5 पे टेंस का चार्ज होता है और वर्ब 3 और 4 पे किसी टेंस का चार्ज नहीं होता है। तो इन सब बातों का लेना देना आगे है। जब हम लोग टाइम एंड टेंस पढ़ेंगे, टेंस की परिभाषा ज्ञात करेंगे कि वर्ब के बदलते हुए रूप से कार्य के समय का बोध होता है, जिसे टेंस कहते हैं। तो फिर वर्ब के कैसे रूप बदलते हैं, कैसे कार्य होता है, कैसे समय, तो उन सभी बातों के लिए ये सब आगे देखेंगे कि इसका क्या सेंस बैठता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस वगैरह। तो इस तरह से मैं इसे आपको एक बार पुनः फिर से दिखा रहा हूँ, आप क्रमशः इसे देखें। एक बार फिर से रिवीजन में दे रहा हूँ इसे, और इसमें जो अनिवार्य हो उसे आप लिख लें और याद करें और इसे समझने का प्रयास करें। और अध्ययन से संबंधित अगर कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न बन रहा हो, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछें। मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, या इसके अलावा अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो मैं उसे भी बताऊंगा। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं, ये समाप्त हुआ स्टडी ऑफ वर्ब का, ये वॉल्यूम डी है। अब इसके बाद आपको वॉल्यूम ई की पढ़ाई की जाएगी।